हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू सी जीएस पेपर 2। इस बार जो 2025 में जीएस पेपर 2 आया, ऑब्वियसली बोला जा रहा है कि दिस वाज अ वेरी टफ पेपर इन टर्म्स ऑफ जीएस पेपर 2। यस, आई ऑल्सो एग्री विद दैट, बट एट द सेम टाइम आई वुड गिव यू एन एविडेंस जहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे जो सवाल आए हैं, अगर आप पीवाईक्यू लिख के जाते, अगर आप पीवाईक्यू को प्रिपेयर करके जाते, तो कैसे ये हेल्प करेगा। मतलब सिमिलर कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि एक सेट ऑफ डिफाइंड सिलेबस है। ऑब्वियसली सिलेबस मेंस में उसके बाद कुछ भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट जैसे प्रीलिम्स में बार बार आपको कहता हूँ, जैसे केएफजी में हमने आपको दिखाया कि कैसे 20 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना, क्वेश्चन दिखाया, फिर ऐसे उसी तरह नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कैसे जीएस पेपर 2 के 20 क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं, पर आप यू आर द बेटर जज कि कहाँ तक जो है वो रिपीट हुआ। और सिर्फ रिपीट नहीं, आपको ये बात समझना है कि अगर आप कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हाउ मच फोकस यू शुड बी गिविंग टू पीवाईक्यू फर्स्ट रादर देन गोइंग फॉर रैंडम टॉपिक्स, है ना। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने एक बार सब कुछ बेसिक सिलेबस कर रखा है, तो पीवाईक्यू कैसे आपको हेल्प करेगा, या पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स आपको कैसे हेल्प करेगा आपके मेंस के आंसर्स को करने में। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गो टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। देखो यहाँ क्वेश्चन है, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए। अब आरपीए एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, पर आरपीए में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो कौन से एस्पेक्ट को फोकस करना है ये हमको पीवाईक्यू बताता है। कैसे? डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए 1951। अब देखो यहाँ, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेचर और देयर एसोसिएट्स डिसप्रपोर्शनेट टू द, मतलब कि जितना इनकम है उससे अगर ज्यादा है तो ये करप्शन को फॉर्म कर रहा है कि नहीं, यही सवाल कह रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वाज अ न्यू एडिशन आई वुड सजेस्ट, है ना। पर अगर आप ये वाला फर्स्ट पार्ट देखो तो जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो आप पीवाईक्यू से कर लोगे। कैसे? ऑन व्हाट ग्राउंड्स आरपीए डिस्क्वालिफाइड, है ना, देयर इज अ नीड फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ये अलग है। पर प्रोसीजर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स, मतलब बेसिकली करप्ट प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे ऑन, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस पे डिस्क्वालीफाई होता है सेक्शन 8, सेक्शन 8(1), 9(1), 9, 10, 10(1), है ना। तो ये सब जो है, इस पे अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक बेसिक पता चल जाएगा कि करप्ट प्रैक्टिसेस किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 123 क्या है, सेक्शन 8 क्या है, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कह रहा है भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की क्या आवश्यकता है, और कह रहा है कि भाई एसेस करो इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स। ये जो है ये करंट अफेयर्स का सवाल हो गया कि रीसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म पर आप देखोगे कैसे ये पहले भी पूछा गया है, ये तो एक ट्राइब्यूनल के बारे में पूछा गया। अब क्या क्या, हाउ फार डू यू अग्री with the view that the tribunals curtail the jurisdiction of the ordinary courts। अब पहला देखो, comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system। अब how far do you agree, ये दोनों almost, मतलब आप लिखने का लहजा अलग हो सकता है, पर अगर आप ये प्रिपेयर कर रखे हो तो आप ये क्वेश्चन आराम से एड्रेस कर दोगे। मतलब स्पेसिफिकली आपको इधर उधर लिखने की आवश्यकता नहीं, यू विल बी एग्जैक्टली एड्रेसिंग द क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन, बहुत स्पेसिफिक पूछ दिया पार्डन, और पार्डन पहली बार पूछा गया, नो डाउट, पर आपको पीवाईक्यू से समझ में आएगा कि यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूएस काफी इंपॉर्टेंट, और यूएस काफी न्यूज में भी चल रहा था। ठीक है, तो आर देयर एनी लिमिट्स टू इट बोथ, तो ये नया क्वेश्चन कहेंगे, पर आप इससे इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि भाई यूएस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और क्वेश्चन आएगा यूएस का भी, आप देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली। अच्छा, अब देखो, नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब कि भाई कैसे चेंज हुआ। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है कि भैया आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद मार्जिनल और टेम्पररी प्रोविजन क्या क्या है, तो जो चेंजेस हुए थे उसको अगर आप ध्यान में रख के इसको अगर ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ देखोगे JNK का, तो दैट विल हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम ही कहा जाएगा। द अटॉर्नी जनरल इज चीफ लीगल एडवाइजर, लॉयर, पूरा यहाँ पे उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख दिया है, पर वही बात ये, अगर ये आप प्रिपेयर किए हैं स्पेसिफिकली तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। वुमेन सोशल कैपिटल, एक कह रहा है सोशल कैपिटल जो है क्या कर रहा है, द वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट करता है इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट। कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? अगर एम्पावरमेंट और जेंडर इक्विटी को कॉम्प्लीमेंट करता है सोशल कैपिटल, अगर सोशल कैपिटल है
तो विमेन एम्पावरमेंट आसान हो जाएगा, जेंडर इक्विटी आसान हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को अब इसको कह रहा है एक्सप्लेन करो कैसे करता है। ठीक है, नाउ अब अलग अलग एस्पेक्ट्स है, अब कैसे देख रहे हैं सोशल कैपिटल कैसे बढ़ सकता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड इम्पैक्ट। अब देखो लिमिटेड इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि सोशल कैपिटल नहीं ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है ना। पॉलिटिकल कैपिटल तो हो गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो दे दिया, पर आपको उसको सोशल कैपिटल पंचायत पति की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लोगों को इतना ट्रस्ट होना चाहिए, विमेन शुड बी एबल एंड इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजंस, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, तो हाईयर जुडिशियरी विमेन। अब देखो ये वाला सवाल देखते हैं, ये ज्यादा रिलेटेड। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर वुमेन इफेक्टिवनेस एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्पेसिफिक सवाल है, पर आप इस पे ये जो बेसिस है, ये कैसे आपके सोशल कैपिटल को डेवलप करने में ये मेजर्स टू डेवलप सोशल कैपिटल, अवेयरनेस, माइंडसेट, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, अलग अलग डायमेंशन में, और कैसे एम्पावरमेंट करेगा, है ना, एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कैसे हेल्प करेगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एकदम ही एग्जैक्टली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से बताया। क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस। क्या बोला है, बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी और बैकएंड इंटीग्रेशन में देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो मतलब कह रहा है कि जो लोग कोडिंग कर रहे हैं या जो बना रहे हैं उनके बायस है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी खूब जजमेंट चल रहा था कि अभी जो है EKYC जो है उसमें मान लो किसी का फेशियल डिसफिगरमेंट हो गया, एसिड अटैक, या फिंगर्स जो हैं उसके लाइंस नहीं है ठीक से, तो वो कैसे करेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो यूजर सेंट्रिक, मतलब लोगों को छोड़ रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट जो है टेक्नोलॉजी का, जो इंक्लूसिव एस्पेक्ट को भी एड्रेस करना है। ठीक है, अब आप बस कोड करके दे दें, जैसे होता है ना ब्लैक बॉक्स सिंड्रोम, है ना, कोड बायस, है ना, उसके बाद लैंग्वेज बायस, तो ये बायस के बारे में बता रहे हैं। अब देखो ये 4 सवाल देखो, अगर आपने इन एस्पेक्ट्स पे प्रिपेयर कर रखा है तो दिस क्वेश्चन वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। कैसे, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ऑफ द यूज वैल्यू। अब यूज वैल्यू कैसे होगा, अगर आप यूजर सेंट्रिक उसको नहीं बना पाएंगे तो यूज वैल्यू तो नहीं हो पाया, एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें देखो ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस एंड हैज अश्योर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत बढ़िया। What inadequacies hamper the enhancement of these features? क्या है, क्या inadequacies है, तो वही बात यूजर इंटीग्रेशन जो है inadequacies है ना, आप मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, डिजिटल डिवाइड है ना, तो आपको समझना पड़ेगा बहुत सारे। अब ये देखो, ये तो स्पेसिफिकली अब इसका वे फॉरवर्ड भी आ गया। क्या होना चाहिए, मल्टीफेरस इंट्रैक्शंस फॉर इंश्योरिंग ट्रांसफर बट इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। अब जो है सोचो आप इसके वे फॉरवर्ड में, या मतलब इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल्स को आप दिखा सकते हो ना, क्योंकि अगर यूजर सेंट्रिक डिजाइन कब हो जाएगा, अगर इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, यूजर उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, यूजर उसको ठीक से यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं हो, अगर आपके पास इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल है देन यू विल बी एबल टू नो, देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव, है ना। तो ये क्वेश्चन डेवलप करके इस पर आप आराम से आंसर्स लिख सकते थे। ठीक है, मूविंग ऑन। Civil society organization are often perceived as being anti-state actor than non-state actors, है ना। क्या ना, एक तो होता है स्टेट एक्टर, होता है एक नॉन स्टेट एक्टर, पर एंटी स्टेट एक्टर मतलब क्या कि स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। डू यू अग्री, जस्टिफाई, ये क्वेश्चन है, डू यू अग्री। आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह सकते, कुछ कुछ जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते नहीं ये हमेशा एंटी स्टेट है। तो यू हैव टू गिव एविडेंस कहाँ पे एंटी स्टेट है, जहाँ पे एनसीआरबी का डेटा है जो बोलता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है हैम्पर हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो इन द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैज बीन ओनली मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल, डिस्कस द चैलेंजेस। अब जो चैलेंजेस तुम देखोगे तो ये चैलेंजेस का कितना हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू सी, तो अगर आपने इसको प्रिपेयर कर रखा है तो दिस वुड बी इजी फॉर यू, है ना। मैं आपको बस अभी ग्लिम्स दे रहा हूँ, और पर्पस क्या है। अब ये जैसे यहाँ पे देखो, बेसिकली जैसे हम लोग KFG में करते हैं उसी तरह ये सब जो क्वेश्चन है वो टेस्ट में सेक्शन वाइज देते हैं। जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी का क्वेश्चन, सोसाइटी में उसका क्वेश्चन, तो उसका रोज क्वेश्चन, मतलब यू राइट क्वेश्चन, उसके फिर मॉडल आंसर्स वगैरह मिलते हैं। तो बेसिकली पर्पस होता है KFG में, जैसे एक पर्पस होता है प्रीलिम्स के लिए, जैसे 2000 जो प्लस PYQs जो हैं, जो UPSC CSE CDS NDA अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं उसको करने का, उसी तरह मेंस में भी एक पर्पस है PYQ मेंस करके, जहाँ पे हम मेंस के आंसर राइटिंग को ही, मेंस के सिर्फ PYQ पे ही फोकस करते हैं। और अगर PYQ फोकस किया, आपने उसका आंसर लिखा, आपने आंसर चेक करवाया, आपने मॉडल आंसर देखा, फिर अपना एक छोटा सा नोट्स बना लिया,
तो आपको उस टॉपिक से बहुत क्लैरिटी आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। इसी तरह ये अफ्रीका वाला क्वेश्चन आया। अब जो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में एक पार्ट होगा डिजिटल पार्टनरशिप का भी, तो यही एक सवाल आया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड इज बिकमिंग अ सूट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, इलूसिडेट व्हाट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड आया, उसमें सोवरेन नेशनलिज्म का पार्ट है। अब मतलब कि अब सब लोग अपना सोवरेन नेशनलिज्म पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट, अब देखो ये क्वेश्चन ये क्या है, व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इनटू टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है इससे, बट इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, है ना, कि वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा था आईआर के हिसाब से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आई वुड सजेस्ट, ये तो पूरा ही रिपीटेड है। अब देखो ये दो क्वेश्चन मिला के ये क्वेश्चन बन गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कमेंट, है ना। कमेंट कहने बोला कि हाँ भाई सही है कि नहीं, क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स सारा आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इन द व्यू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस। ये जो बैलेंस वर्ड है इससे तुम कर लोगे ढंग से, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ फंक्रम व्हिच एक्ट्स एज एन एसेंशियल, ये 2025 का क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा है कि अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको इसको करने में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, पार्लियामेंट क्या है क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्म्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर। कह रहा है कि प्रोसीजरल हर्डल्स है और सब्सटैंसिव हर्डल्स। प्रोसीजरल हर्डल्स हो गया कि भाई 2/3 मेजोरिटी चाहिए या हाफ मेजोरिटी डिपेंडिंग ऑन द बिल, है ना। अगर पर ये सब्सटैंसिव लिमिटेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा। अब क्वेश्चन देखो, द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कह रहा है कि भैया पार्लियामेंट का पावर कितना है, क्या इतना पावर है क्या कि भाई इट कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को सब्सटैंसिव लिमिटेशन के बारे में ये क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है ना। नाउ यू आर एबल टू सी कि भाई सब्सटैंसिव लिमिटेशन कैसे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, ये तो ठीक है ना। अभी यहाँ देखो फिर से मैंने आपको कहा था यूएस कितना इंपॉर्टेंट है, ये कोलिजियम सिस्टम। अब देखो अब जैसे एनजेक आपने पढ़ा, एनजेक पढ़ा तो एनजेक आया तो जो कोलिजियम जजेस केस 1 जजेस केस 2 तो आप पढ़ोगे ही बैकग्राउंड में, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ दिया जो आपको काम आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब देखते हैं, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान्ड development in India. How far the recent reforms impacted the fiscal federalism? कह रहा है फिस्कल फेडरलिज्म को कैसे इंपैक्ट किया है इंडिया में, ठीक है। अब देखो द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे द चैलेंजेस दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस। देखो अच्छा अगर आप चैलेंजेस 2024 में ये वाला क्वेश्चन अगर आप करके जाते, प्रिपेयर करके जाते, तो ये वाला क्वेश्चन का आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता और कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो दैट वुड बी एन इजी वन। अभी देखते हैं, ये देखो ये फिर से बहुत ही स्टैटिक सवाल है कह सकते हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन अगर आप ये क्वेश्चन लिख के गए हो खुद से, अगर आपने खुद से इस पे नोट्स या जो मॉडल आंसर्स दिए उसमें से आपने ध्यान से इसको सोचा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। हाउ कैन द रोल ऑफ एनजीओ बी स्ट्रेंथन टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। पॉलिसी कंट्राडिक्शंस अमंग वेरियस कंपीटिंग सेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैव रिजल्टेड इन एडेक्वेट प्रोटेक्शन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। अब देखो यार यही तो सवाल है, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर environmental protection in India. If you have written this question, I am telling you again and again same thing. It goes for prelims PYQ as well. It goes for mains as well. अगर आपने PYQ लिख रखा है, so now this is a good time to write PYQ, क्योंकि जो प्रीलिम्स और मेंस का समय होता है ना वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिखते हो, PYQ होता है ना लिखने का हिम्मत नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, आपको ऑप्शनल तैयार करना होता है और इन सब के ऊपर अब समय बहुत घट गया है बीच का, है ना। तो दिस इज अ गुड टाइम टू राइट PYQ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब इनइक्वालिटी की वजह से पॉवर्टी हो रहा है। तो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी अमर्त्य सेन जी ने भी इसको क्या, ये GS3 और GS2 कहीं भी पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। तो अब वही इस अगर पॉवर्टी के, तो ये मतलब मैं ये कहूँगा कि
कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत अलग क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, अब ये देखो, ये अच्छा सवाल है, सोचना पड़ेगा। इन द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स, अभी का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन ले रहा है और प्रॉब्लम, मान लो ग्राउंड पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से यहाँ पे मतलब गांव में ये करना है, तो गांव जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, गांव जो है सोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, है ना। पर यहाँ डिसीजन जो है टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात कर रहा है। तो बताओ डिफीटिंग द, तो क्रिटिकली अवेयर, तो कह रहे हो बेसिकली ये कह रहा है टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अब इसमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीव, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं करेंगे, बट आपको मल्टी लेवल प्लानिंग के बारे में, जैसे मल्टी लेवल प्लानिंग क्या हो गया कि भाई ग्राउंड लेवल पे भी प्लानिंग करना पड़ेगा, तो ये आप इस पे सोच रखे हैं, तो दिस क्वेश्चन वुड बी कंपैरेटिवली इजी टू थिंक इन द एग्जामिनेशन, जहां पे आपको बहुत कम समय रहता है, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन डिजिटल एरा, एग्जामिन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स दैट द कमीशन कैन टैकल। मतलब चाइल्ड राइट्स का, द राइट टू एजुकेशन बेसिकली एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर चाइल्ड राइट्स के बारे में अगर चिल्ड्रन पे हम प्रिपेयर करता हूँ तो ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला देखते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, ये बहुत बढ़िया। एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, बढ़िया। 85% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब रिफाइंड ऑयल, ये सब इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, मिडिल ईस्ट के टाइप बोल रहा है, ठीक है। हाउ वुड यू इंटीग्रेट, क्वेश्चन देखना, हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी इन कमिंग ईयर्स, आगे के बारे में है ना। बात है कि देखो क्वेश्चन ये मेन क्वेश्चन ये है, बट ये इसका पहला वाले पार्ट को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा और आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, इसका आपका नेचुरल फ्लो से आ जाना चाहिए। और ये नेचुरल फ्लो से कब आएगा, जब आपने PYQ कर रखा है। देखो क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सही बात है, किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सोच सकते हैं। एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कॉपरेशन विद सिस्टम, यही तो है, पहला पार्ट तो यही है, इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट कर सकते हो अच्छे से। अब ये देखते हैं, डिस्कस द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द डेलिकेट इम्बैलेंस। क्या कह रहा है, द रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, ईस्ट और वेस्ट का डेलिकेट इम्बैलेंस हो गया भाई, एंड इंटेंगलमेंट ऑफ द, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इन लोग का अलायंस की वजह से। एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवेल्युएट ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड, मतलब ये बहुत ही एनालिटिकल सवाल है, राइट। पर अगर आपने हल्का सा ये देख रखा है, जैसे मैं कहूँगा डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक तो ये एस्पेक्ट आ जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड, ये तो यूएनएससी वाला एस्पेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं। एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनर वर्क्स वेल फॉर इंडिया, तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो दैट विल गिव यू अ लिटिल आइडिया। तो सब, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाएगा, एग्जाम कंडीशन में सोचना है डायरेक्ट, पर आपको PYQ हेल्प कर। तो बेसिकली मेरा पर्पस 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, 20 क्वेश्चन में एग्जैक्टली 20 क्वेश्चन नहीं है, बट उसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली हैं, आपने देखा खुद से। तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको मान लो 10-12 क्वेश्चन भी एग्जैक्टली मिल जा रहे हैं, या मतलब सिमिलर थीम से बाल है, तो इंट्रो का आपको लोड नहीं रहेगा। किस डायमेंशंस में आपको बात करना है, व्हाट ऑल डायमेंशंस आर नीडेड, उसका लोड नहीं लेगा। तो इसलिए जो नया क्वेश्चन होगा, मतलब जो नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। और ये सब कब होगा, व्हेन यू एक्चुअली राइट PYQ, जब आप खुद से PYQ लिखेंगे, उसके मॉडल आंसर्स देखेंगे, उसको चेक करवाएंगे, तभी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ GS पेपर 2 2025। विल बी अगेन मीटिंग विद अनदर पेपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।